107.8 FM रेडियो जय घोष पर स्वागत है, अभिनंदन है आप सबका कार्यक्रम विदुषी में। आपके साथ है आपकी दोस्त समरीन और हमारे साथ स्टूडियो में आज जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं दीपा सिंह रघुवंशी, जिन्होंने भारत की कला और संस्कृति को संजोया है अपनी चित्रकला के माध्यम से। तो आज जानेंगे इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी कार्यक्रम विदुषी में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। दीपा, जैसा कि हर इंसान के पास अपनी एक प्रतिभा होती है, जी आपके पास भी है। आप बहुत अच्छा लिखती हैं, आप बहुत अच्छी चित्रकला में आपकी एक्सपर्टीज़ है। तो चित्रकला में आपने एक सर्टेन जनजाति को क्यों चुना? क्यों आपको लगा कि आपको इनकी ज़िंदगी को अपनी चित्र के माध्यम से लोगों को दर्शाना है? चूँकि मुझे कहीं न कहीं इस जनजाति में दिखा कि यह जनजाति जो है हमारी देश की, हमारी कला को, संस्कृति को, विरासत को संभाल के रखा है, संजोया है। यह कहीं न कहीं हमारी विरासत है जिसको हमें आने वाली पीढ़ी और भावी पीढ़ी तक पहुंचाने का चित्रकारी का माध्यम और यह जरिया बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आपकी ज़िंदगी में आपने कब से चित्रकला से आपका जुड़ाव हुआ और आपने कैसे शुरुआत की इस सफ़र की? चूँकि मैं जनजातीय क्षेत्र से हूँ या वहाँ पर मेरा जन्म हुआ, कई वर्ष मैं वहाँ पर रही, वहाँ पर मेरा पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा हुई। हैं आप? जिला बहराइच, बलई गांव, ब्लॉक महिनपुरवा मेरा जन्म स्थान रहा है। तो वहाँ मैं कई वर्ष जनजातियों के साथ बिताई हूँ। तो उनकी कला और संस्कृति मुझे इतना लुभावित हुई कि मैंने सोचा कि इस संस्कृति को, इस कला को हमारे देश तक, अन्य राज्यों तक या और जगह तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि यह हमारी समृद्ध विरासत का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जी। तो आपने जिन चीज़ों को अपने कलम के माध्यम से उकेरा, यानी कि लिखा और जिनको कैनवास पे उतारा, जी, उनमें क्या क्या है? इनमें उनकी संस्कृति है, सभ्यता है, जो उनके रहने का, खाने पीने का जीवन शैली है, जीवन चर्चा है, जो वो अपने कार्य को कैसे करते हैं या अपने जीविकोपार्जन के लिए, मनोरंजन के लिए चित्रकारी का उपयोग करते थे। अच्छा। आपने देखा होगा कि अगर हम प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में जाएं तो ईट या कोयले से वह चित्रकारी करते थे, वो युगल बनाते थे अपने मनोरंजन के साधन में, अपनी कला को बढ़ावा देने के लिए। तो उनको देखकर मुझ में यह कहीं न कहीं आया कि मुझे भी इनकी इस कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने का अवसर देना चाहिए। तो आपने जब शुरुआत की, इस पे रिसर्च वर्क किया, तो आपका सफ़र कैसा रहा? किन किन मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा? बीइंग फीमेल, ऑब्वियसली जब आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, आपने 2 किताबें लिखी हैं थारू जनजाति पर, उसके लिए आपको CM ने जो है वो अवार्ड भी दिया है। तो रिसर्च वर्क कैसे किया आपने? रिसर्च वर्क बहुत कठिन था, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश के कई जनपद में घर घर जाकर उन महिलाओं से मिली जिनके आंगन में, घर में यह चित्रकारी वो बनाई है उनकी, क्योंकि बेसिकली जनजातीय चित्रकारी महिलाएं ही बनाती हैं या महिला प्रमुख ही होती है। प्रकृति पूजक वो लोग होते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं और प्रकृति रंगों का इस्तेमाल भी वो लोग करते हैं, जिसमें उनकी चित्रकारी में कोयले को पीसकर उसके चूर्ण से दीवार पर, मिट्टी के दीवारों पर लिपाई करके चित्र को बनाते हैं। फिर चावल को भिगो कर, पीस कर उस लेप से, उस घोल से जमीन पर या दीवार पर चित्र को बनाते हैं। फिर उसमें अलग अलग फूलों के रंगों का उपयोग करते हैं, पत्तियों का रंग उपयोग करते हैं। उनके पास पहले तो ब्रश नहीं हुआ करता था, लेकिन ब्रश के लिए, वो कूंची के लिए फूलों के डंठल में रुई या कपड़ा लपेटकर मोटी, गहरी, उभारदार चित्रों को बनाते हैं। यानी कि वो प्राकृतिक तरीके से जो है वो चित्रकला और तमाम तरह की कलाओं को जो आगे बढ़ा रहे हैं, वो प्राकृतिक तरीका है उनका आज भी। जी बिल्कुल। और उस चित्र को घर की महिलाएं, बुआ, बहनें, दीदी, चाची बनाती हैं और बनाते बनाते उसमें गीत भी कई तरह की गाती हैं और फिर नृत्य करती हैं, वाद्य यंत्रों को बजाते हैं। तो वो चित्र में वो लोग इतना रम जाते हैं 6 से 7 दिन
कि उनके लिए एक बहुत विशेष होता है वह चित्रकारी। अयोध्या से भी आपका ताल्लुक़ है, हम जानना चाहेंगे कि अयोध्या से आपका ताल्लुक़ कितना पुराना है और किस तरह का जुड़ाव है आपका वहाँ से? कुछ वर्ष वहाँ जनजातीय क्षेत्र में बिताने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए मैं अयोध्या आई। अयोध्या में मुझे चूँकि धर्म और संस्कृति और राम से बहुत लगाव था, बहुत प्रिय था, तो मैं यहाँ पर आकर यहाँ पर राम की संस्कृति या अयोध्या इतनी ज़्यादा क्यों फेमस है, उसका इतिहास को जब मैंने जाना तो उसमें मैं जानने की कोशिश की, तो राम की संस्कृति मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिय लगी। उनकी जीवन चर्चा, उनके जीवन दर्शन, वो एक तरह से किस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं या उनको लोग इतना क्यों पालन करते हैं, उनके जीवन प्रेरणा से क्यों इतने प्रेरित होते हैं, इन सब को मैंने एक चित्रों के माध्यम से एक लंबी संजोयन किया है मैंने। ओके, प्रभु राम पे भी आपने उनके भी चित्र बनाए हैं? बहुत सारे श्री राम जन्मभूमि रामलला, वहाँ पर वॉल पेंटिंग मैं 2-3 बार की हूँ। फिर रंगोली का अक्सर मैं वहाँ पर जाती रहती हूँ अपने टीम को लेकर। मेरी बहुत बड़ी टीम है दीपा फोक आर्ट ग्रुप, जिसमें एक बार में मेरी टीम में 200 या 300 लोग एकत्रित होते हैं वहाँ पर। तो हम सब लोग राम के जीवन से, अयोध्या से इतना प्रेरित हैं कि अयोध्या के हर मंदिर के या दीवारों पर जो ऐतिहासिक इमारत है, जो सांस्कृतिक है, वहाँ पर हम लोग चित्रों का अंकन करते हैं। आपसे जब मेरी बात हो रही थी इस साक्षात्कार से पहले, तो आपने बताया था कि आपको जब मुख्यमंत्री सम्मान मिला, आपने जो 2 किताबें लिखी थी, उसके लिए आपकी ज़िंदगी का पहला अचीवमेंट ही मुख्यमंत्री द्वारा आपको सम्मानित किया जाना था। उस वक्त आपको कैसा लगा था और आपको लग रहा था जब आप ये किताबें लिख रही थी कि ये इस लेवल तक जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लग रहा था कि मेरी किताबें इतना ज़्यादा एक समय पर सभी के लिए प्रिय होगी, लेकिन कहा गया है ना कि जब आप किसी कार्य को बहुत मन से, दिल से करते हैं तो वह दिल तक आवाज़ जाती है। और ये चूँकि एक व्यक्ति विशेष कार्य नहीं था, वह हर घर की, हर महिलाओं की कहानी थी जो उनके घर से चलकर आई थी, तो वो हर घर तक जानी थी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विदिशी और वक्त है इस वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और उसके बाद लौटेंगे। आपसे बातों का सिलसिला जारी रहेगा। आप सुनते रहिए रेडियो जय घोष। विराम के बाद आपका कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। आपके साथ है समरीन और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दीपा सिंह रघुवंशी जी, जो चित्रकला और लेखन में एक्सपर्टीज़ हासिल कर चुकी हैं बहुत ही कम उम्र में, और इनसे बातचीत हो रही है कि कैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी में चित्रकला और लेखन को आगे बढ़ाया है। आप ये बताइए कि आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंसान जो है वो इतनी सारी चीज़ों को अकेले करे। तो क्या आपके साथ पूरी टीम है? टीम तो नहीं है, क्योंकि व्यक्ति विशेष है। कहा गया है कि लीडर में अगर वो ताकत होती है तो वो सबको अपने साथ लेकर चल सकता है। तो यह मेरी अकेली खुद की ताकत है। क्या बात है। और हमारे दिशा निर्देशों पर लोग चलते हैं। और टीम की रही बात, तो लोग इसमें शामिल होते हैं और बहुत बड़ी टीम है। पूरे प्रदेश भर में, हर प्रदेश से, हर जिले से लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो कला को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। क्योंकि अपनी लोक शैली है या लोक जनजाति है या राम है, जो सभी के लिए प्रिय हैं। सभी लोग अपने विरासत को समझते हैं, संस्कृति को समझते हैं। वो कहते हैं ना कि हम अकेले ही चले थे जान बेमंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो जो आपकी ये टीम है, ये साफ जाहिर कर रही है कि आपका जो काम है, जो आप कर रही हैं, उससे लोगों का जुड़ाव है। मैं आपसे एक चीज़ ये भी पूछना चाहूँगी कि कितना मुश्किल होता है एक महिला होकर इन सारी चीज़ों में शामिल हो पाना, इनको प्रॉपरली कर पाना, और इतने सारे लोगों का जो जुड़ाव आपसे हो चुका है, जो आपसे संबंधित हैं, उनको मैनेज कर पाना। मुश्किल तो बहुत रहा है, चूँकि घर भी देखना और इस इतनी बड़ी बीड़ा को लेके चलना कि हाँ, हमें सभी के लिए करना है, सभी को लेके साथ चलना है। तो इसमें बहुत एक लंबा टाइम लगता है।
जिसको कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह, तो चाह इतनी बड़ी शक्ति है कि अगर आप जो चाहो वो कर सकते हैं। तो वो हमारी चाह में इतनी शक्ति है कि यह मुझसे कार्य हो सकता है। आपसे बातचीत से पता चल रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा मसरूफ़ियत है। तो आप अपने लिए वक्त कब निकालती हैं? मतलब ये तो हो गया आपका काम का पक्ष, लेकिन जिसमें इंसान खुद को जीता है, जिसमें वो अपने शौक़ पूरे करता है, जिसमें वो अपने लिए वक्त निकालता है, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए वक्त निकालता है, वो कैसे निकाल पाती हैं आप? इसी दौरान ही मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि यह हमें कहीं न कहीं इसको करना अच्छा लगता है। यह हमारा शौक़ है, हमारी हॉबी है। तो इस कार्य में इतना मैं रम गई हूँ कि बीच-बीच में अपने लिए समय निकालती रहती हूँ। आगे की भविष्य के लिए कि हमारी क्या कार्य योजना है या मुझे और आगे क्या करना है, इसमें हम करते रहते हैं। तो आप क्या बच्चों को सिखाती भी हैं या और लोगों को भी चित्रकला से जोड़ रही हैं, सिखा रही हैं इस शैली को? जी बिल्कुल, इसमें काफ़ी लोग को मैं सिखाती हूँ, वर्कशॉप के माध्यम से, कैंप के माध्यम से, कंपटीशन के माध्यम से, स्कूल जा कर के, फिर घर पे भी मेरे एनजीओ के तहत बहुत सारे लोग सीखते हैं। आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया, तो मोबाइल से भी मैं उनको गाइडलाइन करती रहती हूँ कि क्या बनाना है, क्या सीखना है। तो बहुत सारे लोग, क्योंकि लोक शैली एक ऐसी शैली है जो हर घर की कहानी है, जिसको लोग ज़रूर सीखना चाहते हैं। तो चित्रकला की हमने बात की, चित्रकला की भी बहुत सारी शैलियाँ हैं। तो आपकी एक्सपर्टीज़ लोक कला के अलावा भी किसी में है या मेन लोक कला से ही रिलेटेड आपका काम है? मेरी 3 शैली पर है, जैसे अवध की लोक शैली, फिर जनजातीय शैली, फिर उसके बाद राम शैली, राम और रामायण, राम कथा पर शैली, फिर हमारी जो हम लोग फाइन आर्ट्स के हैं, तो फाइन आर्ट की शैली, मॉडर्न आर्ट। आपकी ज़िंदगी में आपको कब पता चला कि आपका जो शौक़ है वो चित्रकला की तरफ है? या कौन आपके लिए एक इंस्पिरेशन की तरह काम किया? ज़िंदगी में बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं, या तो इंसान कभी शौक़ में करता है या मजबूरियों में करता है। एक वक्त ऐसा आया था कि मुझे अलग कुछ करना था, अलग जाना था, तो वो राह मैंने चुनी। अपने मनोरंजन के साधन के रूप में मैंने कला को चुना कि मैं इसके साथ मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे प्रेरित करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था कला के माध्यम। मैं जब कला बनाती थी तो खुद से खुद को प्रेरित करती थी कि मैंने एक अच्छा कार्य किया है, इसमें अपने जीवन के हर रंगों को इसमें सजाया है, लगाया है। हर रंग की अलग अलग भाषा होती है, परिभाषा होती है और बोल होते हैं। हर रंग का एक मतलब होता है, मजहब होता है। कहीं रंगों के इतने मायने होते हैं, सफ़ेद हमारी शांति का प्रतीक, तो लाल हमारे प्रेम का प्रतीक, तो वो हमारे जीवन के अधूरेपन को हमेशा पूरा करता रहा है। दीपा, यूँ तो ज़िंदगी भर हर इंसान कुछ न कुछ अपनी ज़िंदगी में करता रहता है, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए या फिर दूसरों के लिए। कितना फ़र्क पड़ता है जब आपको सम्मान मिलता है? सम्मान मिलने से पहले की ज़िंदगी और सम्मानित होने के बाद की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पाती हैं आप? जब आपको एक पहचान मिल गई कि आपको मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया है, उसके बाद की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा? सम्मान के बाद बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा यह सम्मान मेरे खुद का नहीं था, ये हमारे संस्कृति का था, सभ्यता का, प्रदेश का था, देश का था, उस जनजाति का था, उन महिलाओं का बलिदान का था, उनकी प्रेरणा का था, जो वो हमें प्रेरित करती रही करने का। और सम्मान मिलने के बाद सभी को खुशी होती है, लेकिन एक नाम मिला चित्रकारी के लिए। लेकिन यह कहीं न कहीं मुझे पता था, क्योंकि जब कोई लक्ष्य को हम बनाते हैं तो लक्ष्य को भेदने वाले को पता होता है कि हम आगे जाके क्या करेंगे, कितना करेंगे, उसी के अनुसार कार्य होगा। वाह, क्या बात है! ये आपका बड़कपन है कि आपने ये कहा कि आपको उसके बाद भी कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, आपका फ़ोकस आपका काम था। आप पहले भी काम करती थीं और आज भी काम करती हैं। वो लोग जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं और वो चित्रकला में या लेखन में आना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देंगी आप? मेरा मैसेज जो मुझे सुन रहे हैं उनके लिए ये है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, कभी दूसरों के लिए जी कर भी देखिए, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत और भी बन जाएगी। और आपके आसपास आपके तराई क्षेत्र में तमाम ऐसी जनजातियां हैं जिन्हें आपकी ज़रूरत है,
जो राह देखते हैं कि कोई चल कर आएगा, जो हमारी कला को, हमारी संस्कृति को उस माध्यम तक पहुंचाएगा, उन महिलाओं की शक्ति होती है, उन महिलाओं की प्रेरणा होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपा, आप आई, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे श्रोताओं के साथ आप जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम अपना ये कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। विदुषी के अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो जय घोष। धन्यवाद।